Great good morning to all. I Smith Kumar Singh welcome all of you in Magadputra Dream IS YouTube channel. My dear friends, आज हम लोग NCERT क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, इसे पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर वगैरह में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट्स, मतलब फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एलिमेंट्स मतलब तत्व, की मतलब कुछ प्रमुख तत्व या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के होने चाहिए, या फिर अन्य शब्दों में अगर कहूं तो इन अनदर वर्ड्स व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच मेक अ गवर्नमेंट अ डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि एक लोकतांत्रिक देश में होने चाहिए, या लोकतांत्रिक देश का क्या ऐसे मूल और की जो है प्रमुख जो है ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि एक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश को लोकतंत्र के रूप में परिणित करता है। तो यहाँ पहले अगर एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ेंगे तो मैं यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट समरी लिखा हूं, जिसमें प्रारंभ होता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। यहाँ की सेवरल रेसेस, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के लोग वहां रहते हैं, जैसे भारत में गोरे, काले, भूरे, मतलब हर एक प्रकार के लोग। तो यहाँ भी कई एक जनजातियां हैं, कई एक समूह हैं, कई एक कास्ट हैं, कई एक कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ ब्लैक वह लोग हैं जो वहां के ओरिजिनल निवासी हैं, और व्हाइट जो है वो विदेशी हैं या फिर यूरोपियन कह सकते हैं। जैसे भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था तो वही हालत साउथ अफ्रीका में भी था। तो यहां बस दो चीजों डिवाइड किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक रेसेस और व्हाइट रेसेस, टू टाइप ऑफ रेसेस बेसिकली हियर डिनोटेड इन कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ देयर वर ए गर्ल नोन एज माया, एक लड़की का नाम है माया। तो सी वर क्लीनिंग हर रूम, वो अपने रूम को साफ कर रही होती है अपने माँ के साथ। एट दैट टाइम सी फाउंड अ पिक्चर ऑफ हेक्टर पीटरसन। जब अपने वो माँ के साथ वो पिक्चर्स मतलब अपने घर को साफ सफाई करने में कुछ ऐसे तस्वीरें निकलती हैं, तो एक तस्वीर आता है हेक्टर पीटरसन का। तो वो अपनी माँ से पूछ बैठती है कि यह किसका तस्वीर है, या इस तस्वीर को आपने क्यों रखा है, इसे हम क्यों सहेज कर रख रहे हैं। तो उसकी माँ बताती है कि हेक्टर पीटरसन वाज शॉट बाय पुलिस, वो पुलिस के द्वारा जो है हेक्टर पीटरसन की हत्या कर दी गई थी या उसे मार दिया गया। तो व्हाट वाज द काउज दैट द पुलिस शॉटेड हेक्टर पीटरसन, आखिर क्या कारण था कि हेक्टर पीटरसन को पुलिस ने मार दिया था। तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका, सभी को मालूम है साउथ अफ्रीका, अगर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जो है गांधी जी का बहुत रोल है साउथ अफ्रीका में। और जो गांधी जी की कह सकते हैं गांधी स्टडीज, गांधी जी की फिलॉसफी को स्टडी करता है, तो साउथ अफ्रीका के बारे में स्वाभाविक सी बात है कि वो जानता है। तो साउथ अफ्रीका is governed by apartheid law, ठीक है जी। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट रेसेस के बारे में पढ़े थे, तो ये अपार्थीड लॉ किसके द्वारा बनाया गया था, तो व्हाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल्स के ऊपर इंपोज किया गया था, मतलब उस पर जबरदस्ती कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट कराया जाता था उनसे। तो गवर्न बाय अपार्थीड लॉ। अपार्थीड लॉ क्या है? अपार्थीड लॉ एक्चुअली है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पे, रेशियलिज्म जो कहते हैं ना, रेसिज्म, उसके आधार पे मनुष्य का विभाजन। अगर कोई काले लोग हैं तो वो अलग, कोई गोरे लोग हैं तो वो अलग, ठीक है। तो कैन नॉट यूज, अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाइट और ब्लैक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे भारत में अगर आप जानते हो, भारत में जब अंग्रेजों का आधिपत्य था तो जो गोरे जज होते थे, जो व्हाइट जज होते थे, वो कह सकते हैं कि इंडियंस के ऊपर, मतलब ब्लैक पीपल्स के ऊपर और व्हाइट लोगों के ऊपर अपना जजमेंट सुना सकते थे। लेकिन जो कह सकते हैं इंडियंस जो जज होते थे, मतलब जो ब्लैक जज होते थे, वो गोरे लोगों पर अपना फैसला नहीं सुना सकते थे। इसी प्रकार जो कह सकते हैं पुलिस वगैरह में जो भर्ती होती थी शुरुआत में, जो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन को जो है डीएम वगैरह बनाया जाता था। मतलब हायर जो पोस्ट है उसमें सिर्फ यूरोपियन को रखा जाता था, गोरे पीपल को रखा जाता था। फिर मिलिट्री वगैरह में भी सूबेदार रैंक से आगे लोगों को नहीं बढ़ाया जाता था, या फिर जो मेन कह सकते हैं ना की पॉइंट है या की कह सकते हैं होल्डर्स होते हैं जो मिलिट्री में, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वहां तक व्हाइट लोग नहीं, इंडियंस को वहां पोजीशन नहीं दिया जाता था, ठीक है जी।
तो यहाँ पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेस देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक पीपल एंड द व्हाइट पीपल लाइक इन इंडिया। तो कैन नॉट यूज कॉमन फैसिलिटीज, नॉट अलाउड टू वोट, जैसे कॉमन फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते थे। जैसे अगर कहीं ट्यूबवेल है तो वहां अगर व्हाइट लोगों का अगर ट्यूबवेल है तो सिर्फ व्हाइट पीपल्स वहां यूज करेंगे, ब्लैक को वहां जाने का अधिकार नहीं था। कोई अगर पार्क्स है, ठीक है जी, कोई पार्क्स है, कोई मॉल है, कोई सड़कें हैं, तो वहां सिर्फ उस गली से सिर्फ व्हाइट लोग गुजरेंगे और ब्लैक लोगों को कह सकते हैं उस सड़क से गुजरने का अधिकार नहीं था। फिर वोट देने का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों को था, ब्लैक को भी अपने सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो ये कह सकते हैं ना कि एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक लोगों के साथ, जो कि वहां के ओरिजिनल पीपल्स थे। ठीक है जी। और जो यहाँ लैंड की बात कही गई, लैंड जो उपजाऊ लैंड थी, जो फर्टाइल लैंड थी, जो प्रोडक्टिव लैंड थी, वो तमाम लैंड जो है, भूमि जो है, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं गोरे लोगों के पास थी। और जो अनुपजाऊ भूमि है, जो बंजर भूमि है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, वो ब्लैक पीपल यूज करते थे उसका। ठीक है। और आगे है तो उसी के बारे में हेक्टर पीटरसन हम लोगों ने नाम पढ़ा आगे। तो ये कुछ युवा लोग, स्टूडेंट और विद्यार्थी जितने भी थे, इन्होंने आंदोलन किया किसके खिलाफ? तो गोरे लोगों के खिलाफ और अपार्थाइड लॉ के खिलाफ, इसके विपरीत में जाकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन दिया। इसी की वजह से हेक्टर पीटरसन वाज शॉटेड बाय द पुलिस। तो हेक्टर पीटरसन की हत्या कर दी जाती है, उसे गोली मार दिया जाता है। तो अब समझ में आ गया, एक कहानी के रूप में इसे समझाया गया है। माया को तब पता चला कि क्यों उसकी हत्या कर दी गई और यह पिक्चर क्यों इतना सिग्निफिकेंट है और क्यों रखा गया है सहेज कर। तो ये यहां पर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। और हेक्टर का एक और प्रमुख जो यहां मेन जो कह सकते हैं ना कि प्रदर्शन करने का कारण क्या था, वो था कि फोर्स टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द व्हाइट पीपल। हेक्टर्स जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थे तो उन्हें अंग्रेजों का या फिर उस व्हाइट पीपल्स के फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था। जबकि हेक्टर पीटरसन जो है, अपना जो लैंग्वेज है, उनकी अपनी जो मदर टंग है जुलू, साउथ अफ्रीका की वहां मदर टंग है जुलू, तो जुलू भाषा को ही वो सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे और कोई विदेशी भाषा नहीं पढ़ना चाहते थे। अब इस भाषा को लेकर, मतलब अपनी मातृभाषा को ही सिर्फ पढ़ना चाहते, अंग्रेजों की भाषा जो उन पर थोपी जा रही थी, इसके विरोध में आंदोलन प्रदर्शन हुआ और उन्हें पुलिस के द्वारा जो है शॉट कर दिया जाता है। तो ये मेन कह सकते हैं वहां के कह सकते हैं इमीडिएट काउज था। और प्रदर्शन के बहुत सारे जो यहाँ हम लोगों ने काउजेस देखा, रीजन देखा, वो भी एक काउजेस थे। तो इमीडिएट काउज में ये है लैंग्वेज का इशू था। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि आखिर हेक्टर पीटरसन और साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें कि रेशियल डिफरेंशिएशन और अपार्थाइड लॉ के बारे में, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। इज दैट क्लियर? नाउ आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में थी, तो जहां जहां भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का मतलब एक होता है कि कांग्रेस का अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो कांग्रेस मतलब है तो एक जगह सबको संगठित करना, कांग्रेसिज्म। तो उस वक्त अभी के जो कांग्रेस है, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट बिफोर 1947 कांग्रेस वाज अ मूवमेंट, एक कह सकते हैं सभी लोगों का, जितने भी स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी लोगों का एक मूवमेंट था, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी कह सकते हैं लोगों का एक साथ जो है संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रदर्शन करना। तो ठीक उसी प्रकार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है नेल्सन मंडेला के कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला को सभी को मालूम है, ये बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर और कह सकते हैं एक पर्सनालिटी हुए हैं इतिहास में, जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की बहाली के लिए और कह सकते हैं कि अंग्रेजों के उत्पीड़न और अपार्थाइड लॉ को एबॉलिश करने में। तो नेल्सन मंडेला के कह सकते हैं कि अग्रणी नेता रहे, जिनके की अध्यक्ष कह सकते हैं कि लड़ाई स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल वहां कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों के विपरीत या अपार्थाइड लॉ को एबॉलिश करने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और अंत में सक्सीड किए 1994 में। ठीक है, 1994 ईस्वी में जो है अपार्थाइड लॉ को एबॉलिश कर दिया गया और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया गया और ठीक है साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेसी वहां एस्टैब्लिश हुई। तो यहां पूरा का पूरा चीजें हैं कि साउथ अफ्रीका के बारे में शुरुआत में ही जब आप पढ़ेंगे
की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो शुरुआत में साउथ अफ्रीका की स्टोरी वहां दी गई है, जो यहां मैंने साउथ में आपके समक्ष प्रेजेंट किया। आगे है पार्टिसिपेशन। देखिए की एलिमेंट्स मतलब तत्व। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तभी माना जाएगा जब उसमें लोगों की सहभागिता हो, मतलब उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट करें, जन भागीदारी जिसे कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ या डेमोक्रेटिक सेटअप में या डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, लोकतांत्रिक जो देश लोकतंत्र की सिद्धांतों पर चलता है, तो उसके एक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें कि आम जनता जो उस देश का नागरिक है, उस शासन व्यवस्था में सरकार को चुनने में, बनाने में, गिराने में उसका अहम योगदान होता है, और उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सेटअप में वो मूलतः जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो है पार्टिसिपेट करते हैं किस माध्यम से? तो रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से। बार बार, जैसे अभी भारत का एग्जांपल ले लो, इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो हर एक 5 साल में जैसे केंद्र में चुनाव होता है, फिर जितने भी स्टेट लेवल में जो एमएलए वगैरह होते हैं उनका चुनाव होता है। लोकल लेवल में देखोगे तो म्युनिसिपालिटीज वगैरह हो गए या फिर पंचायत मुखिया वार्ड वगैरह का हर एक 5 सालों में चुनाव होता है। तो ये रेगुलर इलेक्शन होना अनिवार्य है, एक ऐसे एलिमेंट्स है। कैसे अगर कोई बोल दिया जाए कि अगर किसी एक राष्ट्र में अगर हर एक 5 साल में चुनाव होता है, तो क्या वह डेमोक्रेटिक नेशन का जो है एलिमेंट हो सकता है, या फिर क्या वह डेमोक्रेटिक नेशन है? तो यस माय डियर फ्रेंड, यह एक फीचर है डेमोक्रेटिक नेशन का कि जहां हर एक फिक्स इंटरवल में 5 साल या 6 साल, जिस भी राष्ट्र का जैसा नियम हो, एक कह सकते हैं, या फिर 4 साल। यूएसए में देखिए प्रेसिडेंट का हर एक 4 साल में इलेक्शन होता है, भारत में 5 साल में होता है। तो पार्टिसिपेशन हो गया रेगुलर इलेक्शन के थ्रू, लोग वहां के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एक फिक्स टेन्योर पे जो है वहां पार्टिसिपेशन होता है और इलेक्शन होता है। तो पीपल डिसीजन, पीपल जो लोग होते हैं, वहां के लोग जो है वो निर्णय लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसे सरकार में लाना है, किसे सरकार से बाहर करना है, कौन सरकारें अच्छी हैं, कौन सरकार आपके लिए काम कर रही है, कौन सरकार निंदनीय है। फिर ठीक है, इसी प्रकार जो है लोगों का डिसीजन होता है, लोग निर्णय लेते हैं कि किसे गवर्नमेंट के चेयर पे स्टैब्लिश करना है। आगे है, ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जैसे एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है कि आप जितने भी, जैसे स्विट्जरलैंड का एक एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें है कि जितने भी पीपुल्स हैं वो जो है एक जगह मिलकर या फिर इनिशिएट करते हैं कोई भी लॉ फ्रेम करने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जैसे भारत में हर एक पूरा देश, हमारा जो टेरिटरी है वो एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में जो है विभक्त है, और उस कंस्टिट्यूएंसी के कह सकते हैं एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सबसे लार्ज नंबर ऑफ शेयर जिनका वोट होता है वो जीतते हैं, और फिर कह सकते हैं कि वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, वो हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे प्रतिनिधि ही हुए। तो इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी और दैट नेशन। तो हमारे कह सकते हैं कि बिहाफ पे जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो लॉ बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करते हैं। आगे री इलेक्टेड, अगर वह प्रतिनिधि हमारे लिए कार्य करते हैं तो हम उन्हें री इलेक्ट करते हैं, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है। और अगर वह कार्य नहीं करते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो या फिर अपने प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतरते हैं, तो हम उन्हें फिर दोबारा नहीं चुनते हैं। तो री इलेक्शन या री इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे है लिमिट द पावर। पावर को लिमिट करना, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी सरकारें हैं, अगर उसे मनमाने पावर दे दिया जाए, कोई भी सत्ता हो, अगर वो कह सकते हैं कि मनमाने ढंग से उसे कार्य करने की छूट दे दी जाए, आजादी दे दी जाए, तो वह कह सकते हैं ना कि सत्ता मिलने के बाद कोई भी कह सकते हैं कि एक ट्रेनी के रूप ले सकता है या फिर निरंकुश हो सकता है, डिक्टेटरशिप के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि उसके कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था पे कोई रोकथाम नहीं होगा। बट इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस जैसे कैसे कि हर एक 5 साल में इलेक्शन होगा, उसे अगर वो ज्यादा डिक्टेटरशिप दिखाया, ज्यादा निरंकुश होने की चेष्टा की, तो उसे 5 साल में उसका बदली भी किया जा सकता है। तो इट्स इम्पोज लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर्स। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, आंदोलन करते हैं, रैलीज करते हैं, उसे अकाउंटेबल बनाते हैं ताकि वो अधिक निरंकुश ना हो, अकाउंटेबल टू द पीपल रहे, पीपल या सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह रहे,
जिससे क्या है कि वह उनकी जो कह सकते हैं कि सत्ता के ऊपर एक सत्ता है, वह है लोगों की सत्ता। ठीक है, ठीक है। तो ये आगे है अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन तरीके से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करना, जैसे अब फार्म बिल आया है, कृषि कानून आया है, इसमें बहुत लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत लोग विपक्ष में हैं। तो हर एक लॉ में कुछ ना कुछ कह सकते हैं लूपहोल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ एक तबके को उससे नुकसान होता है, कुछ एक तबके को उससे थोड़ी बहुत हानि होती है। लेकिन कोई भी नियम्स और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले एक चीज देखा जाता है कि ओवरऑल जो कंट्री के लोग हैं क्या इससे बेनिफिट हो रहे हैं। अगर इससे बेनिफिट हो रहे हैं तो वह लॉ को जो है कंटिन्यू रखा जाता है। मतलब लार्ज सेक्शन ऑफ द कह सकते हैं सोसाइटी अगर उससे बेनिफिट हो रहे हैं तो उस नियम और कानून को आगे संचालित किया जाता है, उसे फिर कंटिन्यू रखा जाता है। या फिर यह देखने में आता है कि अगर पूरे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके विरोध में खड़े हैं तो उस कानून को जो है निरस्त भी सरकार कर देती है या फिर उसे बैक कर लेती है, मतलब वापस ले लेती है। तो सरकार की आलोचना करना भी एक एलिमेंट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना का उदाहरण ले लें। चाइना में क्या है कि चाइना में आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, वह एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट में एक बार विद्यार्थियों ने आंदोलन किया तो कई एक विद्यार्थियों को जैसे हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई थी, उसी तरह जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक कुछ चाइना में भी थे तो उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस के द्वारा शॉट कर दिया गया। एक अभी उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जैक मा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और बिजनेसमैन है, उन्होंने सरकार के खिलाफ या कुछ बोल दिया तो उन्हें 3 महीना के लिए कम्युनिस्ट की सरकार ने लापता कर दिया। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकतांत्रिक देश होती है उसमें हम अपनी सरकारों की आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना जो है सरकारों को क्रिटिकल क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए तो यहां कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी होती है जो सरकारों की खामियां कमियां को उजागर करती है उसकी आलोचना करके। ठीक है, और आलोचना को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे विपरीत है, बल्कि उन्हें इस कह सकते हैं कि अर्थ में देखना चाहिए कि आलोचना भी जरूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल रह सके, उसे यह पता चल सके कि पीपल्स ऑफ द कंट्री आर अवेयर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर, वह राष्ट्र के लोग देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं और वो अवेयर है। ठीक है, तो ये अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग में है जिसमें कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आगे है रैलीज। देखिए दिल्ली का सबसे बड़ी एक पॉपुलर प्लेस है जंतर मंतर। जंतर मंतर में हर एक दिन कह सकते हैं 24/7/365, मतलब हर एक दिन, हर एक महीना और हर एक पूरे के पूरे साल वहां कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होते रहता है जंतर मंतर में। आगे है सिग्नेचर कैंपेन वगैरह, अब तो ऑनलाइन जैसे ट्विटर वगैरह हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें भी अब कैंपेन चलता है, मतलब हैशटैग करके। आगे है गवर्नमेंट टेक बैक। देखिए कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि सरकार को लगता है नहीं एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से नाराज है, पूरे के पूरे, अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब पूरे के पूरे में भारत की बात कर रहा हूं, अगर भारत के 90% पीपल किसी एक लॉ, किसी एक नियम कानून से नाराज हैं तो उस नियम कानून को जो है सरकार निरस्त भी कर देती है, उसे वापस ले लेती है वो माहौल को देखते हुए। और बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल्स जो है किसी चीज को करप्शन के खिलाफ जो है एजिटेशन करते हैं, किसी सरकार के खिलाफ, जैसे आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो है, फिर लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन है। तो ये एक आंदोलन क्या है, एक प्रकार का सरकार की खामियों को उजागर करना, उसकी क्रिटिसिज्म्स करना, करप्शन के विरुद्ध हो या कोई अन्य चीजों के विरुद्ध हो, तो सरकार की जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। इस प्रकार से जो है सरकार की आलोचना और कैंपेन करके, रैलीज करके, धरना प्रदर्शन करके। ठीक है, फिर स्ट्राइक्स मतलब हड़ताल, जो भूख हड़ताल होता है, लोग अनशन करते हैं, या फिर फैक्ट्री या मिल्स वर्कर्स को, या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स हो गया या टीचर्स का हड़ताल है, कहीं भी जब ऐसी व्यवस्था आ जाती है तो सरकार से अपनी बातों मनवाने के लिए जो है लोग हड़ताल और भूख हड़ताल पे बैठते हैं। ठीक है, आगे है न्यूज़पेपर रोल्स एंड टीवी। देखिए कह सकते हैं मास एंड कम्युनिकेशन मीडिया को, या फिर टेलीविजन्स को, या फिर रेडियो को, न्यूज़पेपर्स को जो है 4th पिलर ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है। और कह सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है मीडिया का रोल, टीवी चैनल्स का रोल जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि सरकार के पक्ष को भी रखा जाता है
और साथ साथ उसमें विपक्ष के लोग बैठकर भी उसमें वाद विवाद, संवाद और विचार विमर्श करते हैं। कोई भी जैसे बिल आया तो उसके क्या क्या खामियां हैं, उसके क्या क्या अच्छे गुण हैं, उससे क्या क्या लोगों के ऊपर कह सकते हैं, लोगों के ऊपर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्या इमीडिएट प्रभाव पड़ेगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इसके प्रति मतलब फार्म बिल आया, अभी कृषि कानून आया, इसके प्रति डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं। तो टीवी और न्यूज़पेपर्स का रोल इसमें बहुत बढ़ जाता है जब लोगों को जो है सच्चाई उनके सामने रखा जाता है, उनके तथ्यों को उनके सामने परोसा जाता है और फिर लोग जो है यह निर्णय लेते हैं कि यह बिल सही है, गलत है। तो ये एक विचार विमर्श का माहौल क्रिएट करके देना, इसमें टीवी का और रेडियो का, न्यूज़पेपर्स का, संपादकीय जो पृष्ठ होते हैं या फिर मैगजीन्स का, जर्नल्स का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। आगे है डेमोक्रेसी अलाउड पीपल टू पार्टिसिपेट। यह भी एक कह सकते हैं कि एलिमेंट्स मतलब तत्व ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक देश में लोगों को सरकार जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जो है अलाउ करती है। अलाउ करने का मतलब है कि परमिशन देती है या फिर डेमोक्रेटिक सेटअप ही ऐसा क्रिएट किया जाता है ताकि आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। एक पोर्टल है माईगॉव पोर्टल, उसमें देखिए कोई भी बिल बनता है तो उससे सजेशन मांगा जाता है, या फिर कोई भी बिल जब बनते हैं तो पहले उसके ड्राफ्ट बनते हैं, उसमें पब्लिक्स के ओपिनियन, एक्सपर्ट के सजेशंस मांगे जाते हैं कि आप इतने दिनों में आप अपना अपना सजेशंस दे सकते हैं। फिर लॉ बन जाने के बाद भी उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसकी आलोचना की जाती है, उसके अच्छे और बुरे जैसे कह सकते हैं इफेक्ट्स को लोगों के सामने और समाज में उजागर किया जाता है। तो इसमें जो है पीपल्स को अलाउ किया जाता है कि आप जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सके। और आगे है पीपल जो अलर्ट रहते हैं, जो नियम कानून के जानकार होते हैं, या फिर सामान्य व्यक्ति भी, हमारे और आपके जैसे भी जो शिक्षित वर्ग हैं, जो कह सकते हैं अवेयर सिटीजन हैं, वो जो कि अलर्ट रहते हैं सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स कराने के लिए कि अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो उसे बाध्य करेंगे सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सोशल मूवमेंट्स के माध्यम से, वुमेन्स मूवमेंट के माध्यम से, दलित मूवमेंट्स के माध्यम से, या जितने भी मूवमेंट्स है, फार्मर एजिटेशंस के माध्यम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। और जो है पीपल्स जितने भी अलर्ट रहते हैं वो सरकार को जवाबदेह बनाती है उसके नियमों और कानूनों के लिए। आगे है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अब तो यहां मैंने कुछ तत्व देख लिए, ठीक है। अब यहां हम लोग पढ़ेंगे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी चीज, कोई भी राष्ट्र में, जैसे भारत ही में कहा जाता है यहाँ 8 से भी अधिक विश्व की जो मेजर रिलीजन है, हम लोगों ने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, उस सभी रिलीजन, सभी धर्म भारत में हंसी खुशी से सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन स्वाभाविक से प्रश्न है कि जहां डिफरेंट मत रहेंगे, मतांतर रहेंगे, वहां विचार का, विमर्श का जो है विवाद का रूप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे भारत में डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स एंड रिलीजन के लोग रहते हैं, तो आपस में मनमुटाव या फिर लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई कि हाउ टू कॉन्फ्लिक्ट जो है इन डेमोक्रेटिक सेटअप में रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे वायलेंस का रूप ले लेती है। जैसे अब देखिए यहाँ साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, जब उस पे फॉरेन लैंग्वेज जबरदस्ती थोपा गया तो यह एजिटेशन का रूप लिया, वायलेंस का रूप लिया, और इसमें जो है हेक्टर पीटरसन को पुलिस के द्वारा शॉट कर दिया गया, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो अब भारत में ही कहीं एजिटेशन होते हैं तो उसमें पुलिस जो है अपना बल का प्रयोग करती है, आंसू गैस छोड़ना, लाठीचार्ज करना। इनफैक्ट कई बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो कि गोलियां भी पुलिसों के द्वारा चलाई जाती है। बट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो वायलेंस कर रहे हैं उन्हें वायलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार को मनवाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, आप 5 साल बाद उन्हें कह सकते हैं कि सत्ता से हटा सकते हैं। लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है डिफरेंट मतांतरों में, तो उन्हें जो है प्रिवेंशन मेजर्स लेकर या कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर लेकर उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और किया भी जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, तो सेक्शन जो है लगाया जाता है, मार्शल लॉ वगैरह लगाया जाता है, जो भी हो। तो कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस, जब दो मतांतरों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वह कह सकते हैं हिंसा और उग्र हिंसा, जिसमें तोड़ फोड़, आगजनी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है।
ऑकर डिफरेंट कल्चर्स। देखिए मैंने पहले ही बताया भारत में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियंस, पारसीज, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिसके कम्युनिटी के लोग आपस में रहते हैं। लेकिन कई विषयों पर जो है दोनों का जो है मत मतांतर, नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि कई धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, कह सकते हैं कुछ मतों पर नहीं रह पाते, और उससे जो है आपसी विवाद जो है एक वायलेंस का रूप ले लेती है। उग्र कह सकते हैं कि कम्युनल वायलेंस इसे कह सकते हैं, एक टर्म जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी, मतलब सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो होते हैं इसका कह सकते हैं फॉर्म और नेचर ले लेती है, जिसमें कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ वायलेंस। सरकार की यह कह सकते हैं दायित्व है कि इन तमाम वायलेंस को जो है कंट्रोल करे, इसे रोके। और किस प्रकार करती है सरकार? अपने नियमों और कानूनों के आधार पर जो है इन तमाम चीजों को रोकने और तो कह सकते हैं कि कंट्रोल करने का प्रयास करती है। आगे कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? तो रिलीजियस प्रोसेशंस वगैरह होते हैं, सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं, जैसे धार्मिक जो यात्राएं निकलती हैं या फिर धार्मिक जो कह सकते हैं कि अब जैसे सरस्वती पूजा हो गया या फिर जितने भी हैं, या फिर मुहर्रम वगैरह जो जुलूस वगैरह जो निकलते हैं, तो इसमें जो है एक दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है एक दूसरे पर पथराव कर देते हैं, स्टोन पेटलिंग कर देते हैं। इस प्रकार से धार्मिक जो है दंगे वगैरह जो है भड़क जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का, आप लोग खुद जानते हैं, इसमें आप लोग बहुत तेज हैं। अब तो रिलीजियस प्रोसेशंस वगैरह में और सेलिब्रेशन वगैरह में जो है आपसी दंगे जो है भड़क जाते हैं, इसलिए सरकार को या फिर वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उससे परमिशन लेनी पड़ती है पहले कोई प्रोसेशंस, रैलीज या जुलूस निकालने के लिए। और उस प्रकार से जब अगर पहले परमिशन ली जाती है तो उस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है जिससे कि पीसफुल प्रोसेशन और सेलिब्रेशन हो सके, कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह का। रोल ऑफ पुलिस का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो कंट्रोल दी कह सकते हैं एनी टाइप ऑफ वायलेंस। तो ये पुलिस का काम है या फिर सोशल सोसाइटीज के लोगों को काम है, सिविल सोसाइटीज के लोगों को काम है कि वह किसी भी प्रकार के दंगे भड़कने से रोके। आगे रिवर्स ऑल्सो लीड टू डिस्प्यूट। आपको पता चलेगा कि भाई ये नदी किस कारण से मतलब वायलेंस का कारण बनती है, कि मतलब एक नदी दूसरे नदी से होकर गुजरी। अब पूरे भारत इतना विशाल देश है, इसमें 28 से 29 राज्य हैं, 7 से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और एक नदी तो एक राज्य से ही होकर गुजरेगी नहीं। अब गंगा को यही देख लें, मतलब ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न स्टेट को कवर करते उधर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, कितने स्टेटों को क्रॉस करती है। तो नदी भी वायलेंस का एक कारण हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट की एक कारण हो सकती है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो रिवर्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, और सबसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का, कावेरी वाटर डिस्प्यूट या कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कावेरी जो है एक नदी है, एक रिवर है, ठीक है, जो कि 2 स्टेट से प्रमुख कॉन्फ्लिक्ट जो 2 स्टेट है उसी के मध्य में हम लोग चर्चा करेंगे, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। इन दोनों के बीच में कावेरी रिवर वाटर को लेकर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। तो कावेरी भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी रिवर वाटर को लेकर बहुत ही कह सकते हैं कि हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, और आज तक डिस्प्यूट चल ही रहा है। ट्राइब्यूनल सेट किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बॉडी सेट किया गया इस वाटर शेयरिंग को लेकर। कई बार कोर्ट्स इसमें इंटरवेन करता है, सेंटर इंटरवेन करती है, तब यह जाकर कंट्रोल होता है। देखिए ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक और तमिलनाडु। एक डैम है कृष्णा नगर डैम। कृष्णा नगर डैम जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। दूसरा डैम है, ठीक है, जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए है, ड्रिंक और बैंगलोर, मतलब बैंगलोर जो सिटी है वन ऑफ द आईटी सेक्टर का डेवलप्ड सिटी मान सकते हैं सर्विस सेक्टर में। तो कृष्णा नगर जो डैम है वह कर्नाटक में है। कर्नाटक का जो कैपिटल है बैंगलोर, जिसका जो है पानी, जो इस डैम का पानी जो है इरिगेशन पर्पस के लिए, मतलब सिंचाई, खेतवाड़ी की सिंचाई के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने का पानी का उपयोग होता है। कहां? बैंगलोर में और उसके आसपास एरिया में। अब आ जाते हैं कि मेटूर डैम जो है वह तमिलनाडु में है। मेटूर डैम वह तमिलनाडु में है, ठीक है। यह है डाउन स्ट्रीम डैम। अब जैसे कर्नाटक से मान लो यहां कर्नाटक है और नीचे तमिलनाडु है, मैं बता रहा हूं, तो ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है। डाउन स्ट्रीम जो है तमिलनाडु को जाता है, मतलब निचला भाग, मतलब कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु की तरफ जाती है रिवर।
तो ये रिवर डाउन स्ट्रीम में है। तो जो मेटूर डैम है वो तमिलनाडु में है, जो कि निचले सतह में, निचले भाग में, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम डैम है। ठीक है, तो जो भी वाटर कृष्णा रिवर डैम में कह सकते हैं स्टोर होता है, तो अगर मान लेते हैं पानी कम है तो कृष्णा रिवर अपनी वाटर को छोड़ती नहीं है। कृष्णा नगर जो डैम है, कृष्णा नगर डैम है, अपने पानी को छोड़ती नहीं है। रिवर की वाटर मतलब रिवर्स की वाटर, रिवर वाटर जो है वो छोड़ती नहीं, डिस्चार्ज नहीं करती अपने डैम से, और इस कारण वजह से जो है मेटूर डैम को कोई पानी सही मात्रा में या फिर जितनी कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है उतनी मिल नहीं पाती। और चेन्नई वगैरह हो गया या फिर तमिलनाडु वगैरह हो गया जो है वाटर स्कैर्सिटी स्टेट वाले की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि तमिलनाडु वगैरह या चेन्नई वगैरह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है मैंडेटरी है, मतलब छतों की पानी को जो है उसे हार्वेस्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। वहां जितने भी घर वगैरह बनते हैं, रेन वास्टर या रूफ टॉप जो है, रूफ टॉप जो वाटर जो बारिश का पानी होता है उसे हार्वेस्ट करना नेसेसरी और मैंडेटरी है। कोई भी जो वहां घर बनाते हैं तो वो बनाया जाता है इस प्रकार से। तो जो भी कह सकते हैं कृष्णा नगर डैम से अगर यहाँ ज्यादा वाटर आ गया, मतलब अधिक बारिश हो गई, तो ये पानी छोड़ देते हैं, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब कृष्णा नगर डैम में या फिर कर्नाटक में पानी की कमी होती है गर्मियों के सीजन में, तो वह जो है पानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्यूसेक मीटर जो है छोड़ती है, और वह जो है मेटूर डैम को, और या यूं कहूं तो तमिलनाडु को पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है, एंड दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और यह जो है कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाता है। तमिलनाडु कहती है कि हमें और पानी चाहिए, कर्नाटक कहती है कि हमारे पास पानी है, अवेलेबिलिटी हमारे आम लोगों को, जो बेंगलोर के लोग हैं, जो फिर कर्नाटक के लोग हैं, उसकी तो पूर्ति ही नहीं कर पा रहे, तो आपको पानी कहां से देंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट यहां अराइज हो जाता है। आगे जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, इक्वलिटी एंड जस्टिस इनसेपरेबल, मतलब जहां समानता होगी वहीं न्याय होगा, और जहां न्याय होगा वहीं समानता होगी। मतलब इन दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं हो सकता। जहां न्याय है वहीं समानता होगी, और जहां समानता है वहीं न्याय होगी। अगर जहां न्याय नहीं है वहां समानता स्टैब्लिश ही नहीं हो सकती, और जहां समानता नहीं है वहां न्याय भी नहीं हो सकता। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, दोनों अविभक्त है या अविभाज्य है। ठीक है, आगे है अनटचेबिलिटी की बात कही गई। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो छुआछूत की जो बीमारी जो भारत के कह सकते हैं इतिहास में, या फिर एक काले कह सकते हैं धब्बे की तरह है, जो भारत के कह सकते हैं प्राचीन काल की एक जो व्यवस्था थी, जो कुछ लोअर कास्ट के लोगों को छूने पर भी मना था, छूने पर भी पाबंदी थी, या फिर उसके छुए हुए जल ग्रहण करना भी पाबंदी थी। तो अनटचेबिलिटी को अब लीगली जो है एबॉलिस्ट कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इसे जो है खत्म कर दिया गया है। अब कोई अनटचेबिलिटी जैसे कोई कुप्रथा को पालन करता है तो उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो अब बात कही जा रही है कि अगर आपको जस्टिस प्रिवेल करना है, इक्वलिटी समाज में लाना है, तो आपको इन जैसी कुप्रथाओं को हटाना होगा, और इसके साथ साथ जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें समाज में बराबर लाने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उनका भला हो सके और वो समाज के समानांतर में आ सके, पैरेलल में आ सके, समाज के सभी लोगों की बराबरी कर सके। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोविजन जैसे दिया गया, जैसे रिजर्वेशन का प्रोविजन है, स्कूल्स के फी वगैरह में उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ छूट मिलती है, तो ये इन तमाम चीजों जो है स्पेशल प्रोविजन के माध्यम से उन्हें ऊपर उठाने की चेष्टा की जा रही है भारत सरकार के द्वारा या फिर हमारे संविधान के द्वारा। आगे है बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में बताया गया है। बॉयज एंड गर्ल्स के डिफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है किस प्रकार से गर्ल्स चाइल्ड को बॉर्न होने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और जब जन्म भी ले लेती है तो एक इक्वल जो है ना, उन्हें कह सकते हैं हमारे घर में ही, हमारे फैमिली में ही उन्हें इक्वल कह सकते हैं स्टेटस नहीं मिलता, उन्हें इक्वल एजुकेशन नहीं मिलते, इक्वल ड्रेस और कह सकते हैं कि पढ़ाई का खर्चा नहीं मिलता। तो ये इस डिफरेंसेस के कारण ये जो कह सकते हैं कि भेदभाव है पुरुष और स्त्री में या फिर बॉयज एंड गर्ल्स चाइल्ड में, इसको लेकर जो है जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, फी ऑफ द गर्ल्स वेब्ड, मतलब गर्ल्स के जितने भी फी हैं, मतलब स्कूल्स फी वगैरह को वेब कर दिया गया है। फिर कई जगह जैसे आप पंचायत में देखेंगे तो 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं। फिर इसी प्रकार जो है कई एक ऐसे जगहों पर गवर्नमेंट सर्विसेज में या गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटी और अवसरों में जो है गर्ल्स को जो है थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, बॉयज के पैरेलल और इक्वल में लाने के लिए, उसे जस्टिस
न्याय दिलाने के लिए कई ऐसे स्पेशल प्रोविजन रखा गया है जिसमें उनमें समानांतर आ सके और तमाम जो है कह सकते हैं ना कि कई एक ऐसे युक्ति और पंक्ति आपको पढ़ने में मिल जाएगा कि गर्ल्स और वुमेन आर दी हाफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Instead of saying half section, you can say that one wings of any words. मतलब कोई भी पक्षी का एक पंख है. Boys one पंख and the girls are the another wing कह सकते हैं, पंख कह सकते हैं. To fly मतलब उड़ने के लिए. ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र है, उसके दो पंख है, one boys one girls. To fly the राष्ट्र, to fly the nation, both should be use in a parallel way, otherwise the bird cannot fly. मतलब राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र को अगर उन्नति करना है, प्रगति करना है, इसे डेवलप्ड होना है, तो जितने भी बॉयज हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, साथ गर्ल्स को भी पढ़ना आवश्यक है, तभी हमारा राष्ट्र जो है प्रगति की ओर अग्रसर होगा. तो ये हुआ. ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये कह सकते हैं कि 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया. की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से बेसिक कैसे प्रमुख जो है एलिमेंट्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एक लोकतांत्रिक देश में. तो एनसीईआरटी क्लासिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सिविक्स या जो भी कहें, आज हम लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा. कल हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, और वह जो है ग्रामीण परिवेश, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूरल जितने भी पता ना देश की आजादी के बाद जो है जो ग्रामीण परिवेश है, जो महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी ग्राम स्वराज, या फिर आदिकाल से ही जो है गांव वगैरह में जो प्रधान होते थे या फिर गांव की एक अपनी व्यवस्था होती थी, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए, आज इस क्लास के लिए इतना ही. अगर कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस, so I welcome all this. So that's all once again. Thank you. Have a great day.